गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 29 मार्च। आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से मेंस में या प्रीलिम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और ये जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, अगर चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ मिले निःशुल्क, तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना, आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो अगर इच्छा है ज्वाइन करने का तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। आपको पता है ना, अभी जज जो है काफी न्यूज में चल रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ना। तो क्योंकि इनके घर में जो है ना कैश मिला था, वो भी जले हुए हालत में, तो इसको लेकर काफी जो यहाँ पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जज को लेकर, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। हाई कोर्ट जज के बारे में बात कर रहे हैं जो स्टेट पे काम करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, राज्यपाल के परामर्श से, ठीक है। उनके सलाह लेकर जो यहाँ पे हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आने के लिए बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ गया है इसका। क्योंकि बीपीएससी में जो है ना हाईकोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया था, आई थिंक 68 बीपीएससी में पूछा था कि जो हाईकोर्ट जज होते हैं ना, वो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उसको अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं ना। लेकिन हाईकोर्ट का अगर संख्या, जज की संख्या को बढ़ाना है तो ये पावर किसको दिया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में संसद को पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाना। लेकिन राज्य के मामलों में, हाईकोर्ट की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये पावर होता है राष्ट्रपति जी को। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया था, बहुत लोग कंफ्यूज किए थे, बहुत लोग गलत किए थे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। योग्यता की बात करते हैं, कौन जो है हाईकोर्ट के जज बनेंगे, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कंपलसरी है, कोई भी विदेशी नहीं बन सकता है। 10 साल का जो है ना एडवोकेसी आपने किया हो, अगर इसका अनुभव हो, या आप किसी भी जुडिशियल पोस्ट पे 10 सालों तक कार्य किए हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे बन जाती है। अगर कार्यकाल की बात करें, कितना साल तक वो जज बने रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में 65 साल है और हाई कोर्ट के मामले में 62 साल है। आप इसको ध्यान रखेंगे। हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है, इंपीचमेंट का यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इंपीचमेंट कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे संविधान में जो 61 जो आर्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति जी के लिए इंपीचमेंट वर्ड का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। लेकिन हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, कैग हो गए, इनका पोस्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतंत्र के लिए और संघीय संरक्षण के लिए। इस कारण से इनको हटाने में संसद की भूमिका बढ़ जाती है, इसी को इंपीचमेंट कहते हैं। और शपथ कौन दिलाता है हाईकोर्ट के जज को? तो राज्यपाल दिलाते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया ये वाला। और मैंने नोट्स जो बना दिया आप लोगों के लिए, आपसे मेरा विनती रहेगा कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग नोट करते रहे। क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, 2 दिन के बाद आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बार बार चीजों को देखेंगे, नोट्स बना कर रखेंगे, तो आपको रिवाइज करने में क्या होगा? बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, महज कविता और व्यंग से घृणा नहीं फैल सकती, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे टिप्पणी है। अभी ये न्यूज में चल रहे हैं क्योंकि ये लोग जो है ना सरकार के खिलाफ, या जो व्यवस्था है उसके खिलाफ जो है ना हास्य या व्यंग के माध्यम से या जोक सपाट के माध्यम से यहाँ पे बातें कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हाँ, इस तरह से जो है ना, अगर किसी मंच का यूज होता है, ठीक है, कॉमेडी के तौर पे हो गया या स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पे हो गया, तो इसको जो है हम लोग इसको जो है घृणा नहीं मान सकते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप क्रिटिसाइज करोगे, मान लो कोई जो पार्टी है गलत काम कर रहा है, तो अब ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो इनको अपने हुनर को यहाँ पर बताने का मौका मिलेगा कि किसी चीज को क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 19 याद रखिएगा। ये आर्टिकल 19 जो है ना, सिर्फ और सिर्फ नागरिक को मिला हुआ, भारत के नागरिक को, आपको और हमको मिला हुआ है, ठीक है, जो यहाँ का सिटीजन है। विदेशियों को नहीं मिला हुआ। कुछ फंडामेंटल राइट जो है ना, विदेशी लोग को भी मिला हुआ है, जैसे आर्टिकल 14 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये किसको मिला हुआ है? आर्टिकल 21, ये किसको मिला हुआ है? विदेशी को भी मिला हुआ है, और नागरिक को तो मिला हुआ ही है। तो आइए, फंडामेंटल राइट जो है ना, भाग 3 में हमारे संविधान में देखने को मिलेगा। 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है। शुरुआत में 6-7 हुआ करता था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। हम कितना बताया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए था, इतना बार पूछा ना ये लो फैक्ट को। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स बना दिया यहाँ पे कि आप लोग इसको बार बार लिख देखें, रिवाइज करें, सीखें यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 में 6 अधिकार दिया गया हमारे नागरिकों को, जैसे कि बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के खिलाफ बात करने लगे, आप देश के जो है
देश के बारे में मतलब अच्छी अच्छी बातें ना करें, तो ये फिर आप पे जो है ना सेडिशन का चार्ज लगेगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे शांतिपूर्ण सभा का। जो आप देखो होगा कि यहाँ पे सभा वगैरह होता है, वो हमें 19 के तहत ही अधिकार मिला हुआ है। संघ बनाने का, ठीक है, संघ बनाने का, जैसे क्लब व्लब होता है, ग्रुप होता है, जैसे किसान संयुक्त मोर्चा, ये सब है ना, ये सब जो है आर्टिकल 19 के तहत ही बनाया जाता है। हम स्वतंत्र रूप से कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। अभी हम लोग देखें, यूपी में गए थे, बहुत लोग गए ना, 60 करोड़ लोग गए हैं कुंभ का मेला में। तो ये अधिकार है कि हम अपने देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है ना, वहाँ पे थोड़ा सा पाबंदी लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का और बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो जाता है नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कारणों से वहाँ पे पाबंदी लगाया जाता है। कहीं भी निवास करने का अधिकार, बसने का अधिकार, कोई भी पेशा, व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार, याद रखिएगा। अब आते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर में, ठीक है, बीपीएससी में देख लो, यूपीपीसीएस में देख लो, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिला हुआ है। जो बुनियादी उद्योग होता है ना, वो बैकबोन होता है उद्योग का, इंडस्ट्री का। तो 8 जो है ना इंडस्ट्री जो है, उद्योग जो है यहाँ पे बेसिक है, उस 8 का नाम याद रखिएगा। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ये पूरे प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में आई थिंक कितना परसेंट का योगदान देता है, 42% का लगभग जो है योगदान देता है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, यूपीएससी में पूछा गया ये वाला, कोयला, बिजली, इस्पात, कौन कौन सा कंपोनेंट है और कौन कौन सा नहीं है, ये सबको एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। ये देखिए 40.27 जो है ना, आईआईपी जो इंडेक्स होता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उसमें 40.27 का कंट्रीब्यूशन है ये 8 उद्योग का, याद रखिएगा। इसका प्रदर्शन भारतीय अर्थव्यवस्था की औद्योगिक वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। अगर ये जो 8 सेक्टर है यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो हमारा जो औद्योगिक वृद्धि है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे एआई को लेकर बहुत मुद्दा चल रहा है, एआई से प्रश्न आना लाजमी है, ध्यान रखिएगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे चैट जीपीटी, को पायलट, डीप सीक, अब क्या कर रहे हैं, जो साइबर जो फ्रॉड करते हैं ना, वो इसी ऐप का डुप्लीकेट बना दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम सेम दिखने वाला, चैट जीपीटी टाइप में दिखेगा आपको, को पायलट एकदम सेम दिखेगा। तो लोग जो जानकार नहीं है, ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको तो लगेगा कि ये तो रियल है, चैट जीपीटी तो बहुत चल रहा है, चलो हम डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर से है कुछ नॉलेज गेन करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, और इनका जो डाटा जो है ना, साइबर ठगों के द्वारा यहाँ पर चुरा लिया जाता है, और उस डेटा को क्या किया किया जाएगा, गलत यूज किया जाएगा। आपको फोन आएगा, फ्रॉड फोन आएगा कि आपके घर में ये हो गया, आपके लोगों को ये हो गया, आपको जल्दी से पैसा ट्रांसफर करना होगा, डिजिटल अरेस्ट वाला आपने देखा होगा। फिर यहाँ पर डीपीफेक का यूज होगा, मान लीजिए आपके फोन से ही फोटो आपका चोरी हो गया, उस फोटो को जो है डीपफेक के माध्यम से आपको यहाँ पे ब्लैकमेलिंग किया जाएगा, कहीं कहीं अवांछनीय तस्वीर बना दिया जाएगा। तो इससे जो है ना साइबर फ्रॉड की संख्या जो है, साइबर फ्रॉड करने की संख्या बढ़ जाएगा। तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और और क्या, हाँ, एप्लीकेशन देख लीजिएगा कि एआई का यूज कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन, क्योंकि क्वेश्चन आपका बीपीएससी यूपीपीसीएस में इसी तरह पूछा जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करें, तो बीमारियों का भविष्यवाणी करने में, सटीक निदान करने में, रोबोटिक सर्जरी करने में, एग्रीकल्चर में स्मार्ट फार्मिंग, कीट नियंत्रण और मिट्टी की गुणवत्ता जांच करने में। शिक्षा की बात करें तो व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री और वर्चुअल असिस्टेंट। फिर बात करेंगे यहाँ पे साइबर सुरक्षा की बात करें तो धोखाधड़ी की पहचान, साइबर हमलों से बचाव। इकोनॉमी की अगर बात करें तो वित्तीय बाजार विश्लेषण, डिजिटल बैंकिंग। रक्षा की बात करें तो ड्रोन, स्वायत्त हथियार, खुफिया निगरानी। स्वचालित वाहन की अगर बात करें तो ऑटोनोमस व्हीकल, सेल्फ ड्राइविंग कार। ये तमाम सेक्टरों में जो है एआई का यूज होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अभी थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप आ गया है, ठीक है। तो भारत जो है ना अपने पड़ोसी देशों के लिए प्रथम पड़ोसी नीति को लॉन्च किया ना, तो उसके तहत जो है यहाँ पे आर्थिक सहायता, मानवीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है। आपको बता दें यहाँ पे प्राकृतिक जो आपदा होता है ना, जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, हिमस्खलन हो गया, तो इन इन प्राकृतिक आपदाओं को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उचित प्रबंध को अपनाकर इसके नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आइए, भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है आपदा से निपटने के लिए। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का यहाँ पे क्या किया गया है, निर्माण किया गया 2005 के तहत। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, चक्रवात,
चेतावनी प्रणाली, साइक्लोन वार्निंग सेंटर भी यहाँ पे बनाया गया है। आईएमडी का जो है यहाँ पे निर्माण किया गया है। भूकंप रोधी भवन का निर्माण किया गया है। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना, ये बिहार के दृष्टिकोण से काफी जो है यहाँ पे क्या होगा, इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो ठीक है, भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो आप आपदा प्रबंधन के बारे में लिखोगे, आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में लिखोगे, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के बारे में लिखोगे, यहाँ पे आईएमडी के बारे में लिखोगे, बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजना। तो ये तमाम चीजों को ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है एडिटोरियल पेज। इसमें जो है ना ग्राउंड वाटर के बारे में बात किया गया है। क्या बात किया गया है कि हम लोग जो ग्राउंड से जो पानी निकाल रहे हैं ना, जिस रेशियो में, उस रेशियो में हमारा जमीन के अंदर का जो ग्राउंड वाटर ना वो रिफिल नहीं हो पा रहा है। जिससे क्या हो रहा है, जल का असंतुलन हो रहा है और जो अर्थ है ना वो झुक गया है, ऐसा रिसर्च में बताया जा रहा है। ठीक है, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, जो घटनाएं हैं, जैसे जंगलों में आग लगना, आपने अमेरिका का कैलिफोर्निया का जो आग देखा है, करोड़ों का नुकसान वहां पर हुआ है, हजारों घर वहां पर जल गए हैं, याद रखिएगा ये वाला। फिर यहाँ पे है कि हाँ, यहाँ पे क्या है, कुछ और मैंने यहाँ पे लिखा था, देखिए हिमालय का योगदान। हिमालय जो है ना, हमारा जो हिमालय जो सीरीज है, उसका योगदान क्या है, तो ये तो पर्वत श्रृंखला दुनिया में सबसे ऊंची यहीं पर मिलेगा आपको, माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। और ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदियां हैं वो भारत, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ध्यान रखिएगा। स्पेशली बिहार में, बिहार का मीन्स दे रहे हैं ना, तो वहां पे हिमालय का योगदान, गंगा नदी का योगदान को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसी चीज को पॉइंट बना के आपको यहाँ पर आंसर लिखना होगा। फिर जैसे कि ग्लेशियर पिघल रहा है ना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघल रहा है ना, तो पानी सब कहाँ चला जा रहा है, समुद्र में चला जा रहा है। तो पानी क्या हो रहा है, अम्लीफिकेशन हो जा रहा है, ठीक है, एसिडिक हो जा रहा है। फिर वहां पे जो कोस्टल एरिया में जो भारतीय रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं वहां पे, उनके लिए सुनामी का, बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, अब उनका एरिया डूब सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अंधाधुंध कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि वहां से ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है। एक और रिसर्च आया है नासा की तरफ से कि जो यहाँ पे अगर बात किया जाए, चाइना ने एक डैम बनाया है, ठीक है, थ्री गार्जेस नाम है उसका। तो उससे क्या हो गया ना कि जो पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे जो घूम रहा है ना, वेस्ट से लेकर पश्चिम से पूर्व की ओर, उसकी स्पीड में कमी हो गया है। तो ये नासा का रिपोर्ट बता रहा है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे वैज्ञानिक वगैरह जो है ना, बड़े बड़े डैम बनाने को लेकर आलोचना करते हैं। नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें, फॉरेन रिजर्व जो है ना, भारत का भी 658 अरब डॉलर हो गया है और इसमें वृद्धि हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि फॉरेन करेंसी जो एसेट है ना हमारा, ठीक है, वो बढ़ा है और गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में जो बात करें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आर्थिक स्थिरता प्रदान करना, एक्सचेंज रेट को स्थिर बनाए रखना, आयात जो हम लोग खरीद के लाते हैं कुछ भी बाहर से, बाहर के देशों से, तो वहां पे पेमेंट करना, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायक होता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता को यहाँ पे क्या करता है, देश को सुरक्षा करता है इन तमाम चीजों से। अब आते हैं इस आर्टिकल में, बहुत महत्वपूर्ण है, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका लाभ सभी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, बहुत बड़ा चैलेंजेस है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। एस कृष्णन, ये जो है ना डायरेक्टर है, माफ कीजिएगा सीईओ है, सचिव है, कहाँ के, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के। इन्होंने चिंता व्यक्त किया है कि टेक्नोलॉजी का लाभ सभी तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंक्लूजन क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे जो कारण बताया ना, वो बताया है भाषा को लेकर, क्षेत्रीयता को लेकर, आयु को लेकर और शिक्षा को लेकर। अभी अभी आप देखोगे ना, भारत में लिटरेसी बहुत कम है, 2011 के आंकड़े के अनुसार 73% है, लोगों के पास स्किल नहीं है, भाषा, बहुत ज्यादा भाषा हमारे देश में है, तो यहाँ पे वो भाषा को सीख नहीं पा रहे जिस भाषा में इंटरनेट यूज कर पाए हम लोग। तो ये सब जो है ना अवरोध उत्पन्न कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या बाधाएं हैं। तो भाषा अवरोध, अधिकांश तकनीकी सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है और लोग अंग्रेजी यहाँ पर पढ़ते नहीं है। ठीक है, हमारे स्कूल में अंग्रेजी, आप गवर्नमेंट स्कूल का स्थिति देख लो, वहां पर तो अंग्रेजी पढ़ाया नहीं जाता है, तो कहाँ से सीखेंगे। वहां पर क्षेत्रीय भाषा या रीजनल भाषा पे फोकस किया जाता है, तो कंटेंट भी तो रीजनल भाषा में होना चाहिए था ना, लोग सीखेंगे। क्षेत्रीय असमानता, शहरी में अगर देखोगे तो सुविधाएं ज्यादा है, यहाँ पे 4G 5G चल रहा है, ग्रामीण इलाकों में तो नेट ही नहीं मिल रहा है, लोगों के पास तो फोन तक नहीं है वहां पे, तो ये क्षेत्रीय समानता देखने को मिल रहा है। एजुकेशन और जागरूकता की कमी, तकनीकी ज्ञान और डिजिटल साक्षरता है ही नहीं। आयु वर्ग की चुनौती,
बुजुर्गों और तकनीक से अनभिज्ञ लोगों को डिजिटल बदलाव अपनाने में कठिन होती है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको तकनीक को अपनाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ बुजुर्ग क्या, यहाँ युवा लोग को अपनाने में दिक्कत होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें इसका समावेशन का, तो स्थानीय भाषा में हमको कंटेंट देना होगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता मिशन चलाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। कम लागत वाले इंटरनेट और डिजिटल उपकरण को यहाँ पर बढ़ावा देना होगा। तकनीकी विकास सभी वर्गों तक पहुंचे, इसके लिए उपाय करने होंगे। उसके बाद आते हैं अमेरिका, जो बोला है कि हम भारत पे भी जो है ना जवाबी शुल्क लगाएंगे। तो भारत बोला है कि इससे हम लोग को ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लिए लाभ का स्थिति होगा। क्यों? क्योंकि कनाडा, चीन और आपको मैक्सिको में भी तो लगा रहा है ना टैरिफ, और उसका योगदान जो है ना 50% है अमेरिकी इकोनॉमी में। तो वहां पर जब टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, तो भारत अपने प्रोडक्ट को वहां पर बेचेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं संभावित लाभ क्या है। जवाबी शुल्क से भारत के उत्पादों को अमेरिका में बेहतर प्रतिस्पर्धा लाभ मिलेगा, वही एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा भारत। अमेरिका द्वारा अन्य देशों में शुल्क लगाने से भारतीय निर्यातकों को नए व्यापारिक अवसर मिल सकता है। भारत निर्माण के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी इन्होंने कहा कि भारत जो है ना कि जो एक्सेप्टेंस है वो काफी बढ़ चुका है। लोग जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि भारत क्या सोचता है इस मुद्दे पे। भारत का जो इंपॉर्टेंस है, जो प्रोफाइलिंग है, काफी वृद्धि हो चुका है। यहाँ पर बात किया गया है तो भारत जो है ना नेशन ऑफ ड्रीम वाला कंट्री नहीं है, सिर्फ सपना देखने वाला कंट्री नहीं है, बल्कि उस सपने को डिलीवर करने वाला है, ऐसा देश है हमारा। बात करें तो यहाँ पे ईडी को लेकर यहाँ पे बात किए थे कि जो विपक्ष के लोग ईडी को लेकर बहुत यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी जो है ना 22,000 करोड़ का वसूली किया है, और इस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग? गरीब लोगों के लिए, स्वास्थ्य में, रसोई गैस सिलेंडर में, शौचालय निर्माण में, ठीक है। इन तमाम मुद्दों पे यहाँ पे खर्च हो रहा है। फिर बात करेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यहाँ से जो स्वच्छ ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो भारत का प्रयास है, उसको विश्व जो है सराहना कर रहा है। तो ये अच्छी अच्छी बातें ध्यान रखिएगा। भारत जो 5th लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है वर्ल्ड इकोनॉमी में। अब आते हैं लोग, सरकार को भारत के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश में मामला उठ रहा है, जलियांवाला जो बाग जो हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को, तो ब्रिटिश संसद में मांग होता है सरकार से कि आप जाके माफी मांगे भारत के लोगों से, क्योंकि ये जो कृत्य हुआ था ना, ये ब्रिटिश पे कलंक लगा हुआ है ये, और इसमें ब्रिटिश का गलती था। तो आइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। घटना याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जो गोली चलाने का जो यहाँ पे ऑर्डर दिया था, जनरल ओडायर, ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी में पूछ लिया है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये जो नरसंहार हुआ था ना, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया था। लोगों में और जुझारू कर दिया था कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना हम लोग को। जो उग्रवादी जो विचारधारा के थे, लाल बाल पाल और यहाँ पे अरविंद घोष, ठीक है, ये लोग तो बोले कि अब ब्रिटिश को यहाँ से लात मार के भगाएंगे इस लोगों को। फिर यहाँ पे बात करेंगे, इस घटना के बाद महात्मा गांधी जो है ना ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। आज भी जलियांवाला बाग भारतीयों के संघर्ष और बलिदान के प्रतीक बना हुआ है। तो ये आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस कितना है ये कांड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कोटेशन है, अगर आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आता है तो आप इन कोटेशन का यूज करेंगे। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि एक राष्ट्र की संस्कृति उनके लोगों के हृदय और आत्मा में निवास करती है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि हर राष्ट्र का कला और संस्कृति में योगदान उसके आत्मा की अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो ये पीडीएफ चाहते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, और अपना फीडबैक दीजिएगा। बहुत लोगों ने दिया है और देते आ रहे हैं, और आप लोग से भी अपील रहेगा कि आप लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद।